हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस विद सिमरन, जहां हम बात करते हैं एक कॉज की और सिर्फ हम बात ही नहीं करते, हम सॉल्यूशंस भी देते हैं उसके साथ। सो आज हमारे बीच डॉक्टर मनीष हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित हैं और आज हम उनसे बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की प्लस रिजर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आप सबने सुना होगा। हर कोई कभी ना कभी अपनी लाइफ में उस चीज़ से गुजरता है, तो वो ज़रूरी है या नहीं। उसके साथ यूथ, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उन्हें क्या चाहिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, हम इस बारे में भी बात करेंगे। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मनीष जी का। वेलकम डॉक्टर मनीष, आपका स्वागत है वॉइसेस विद सिमरन में। वॉइसेस विद सिमरन ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा पहले ही इंटरव्यू शुरू करने के पहले कि एक नारी शक्ति के प्रतीक में सिमरन जी सिंगल हैंडेड वॉइसेस विद सिमरन ये ब्रॉडकास्ट चला रही है। हम सभी लोगों का एक आह्वान भी रहेगा और मैं दर्शकों से अनुरोध भी करूंगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, शेयर करें, लाइक करें, ताकि सिमरन जी और बड़े प्लेटफॉर्म पे जा सके और हमारे देश की समस्याओं को, देश के विकास के मुद्दों को जनता के सामने ला सके। थैंक यू सो मच। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात हम जब कर रहे थे, तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि महिलाओं का स्थान हमेशा से ही उच्चतम रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें माँ सरस्वती की, तो वो माँ है, लक्ष्मी माँ वो माँ है, भारत माता भी माँ, भारत माता वो माँ है। लेकिन जब हम एक्चुअल समाज की बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। मैं आपकी बात से पूरा सहमत तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक इतना इंटेंस ऑपरेशन था, तो आपको लगता है कि उसके बाद पुरुषों की महिलाओं को देखने की प्रवृत्ति चेंज होगी, मानसिकता बदलेगी? क्योंकि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने बड़े क्या बोलते हैं ऑपरेशन को लीड करने का मौका महिलाओं को दिया। देखेंगे आपने कि हवाई व्यवस्था में भी महिलाओं को प्रमुख किया, थल सेना में भी महिलाओं को सामने किया। तो इस अवस्था में आज देश की व्यवस्था भी चाह रही है कि आज महिलाएं आगे बढ़े और अपने जो टैलेंट है उसको बाहर बताए। देखो आप सेना में जिस तरह से सिखाया जाता है कि अपने आप को देश के प्रति समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने का मौका महिलाओं में भी है। ये ऑपरेशन सिंदूर उसका एक प्रमाण है। देखो पुरुष तो कर ही रहे हैं, हम तो उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन अब महिला भी पीछे नहीं है। वो भी फाइटर प्लेन चला सकती है, वो भी अपने आप में एक मिशन को लीड कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक मिसाइल और हमारे लिए एक आइडियल मैसेज होगा। मैं तो पूरे विश्व के लिए होगा, क्योंकि पूरे विश्व में चर्चा है कि इस ऑपरेशन का जो महिलाओं ने नेतृत्व किया है और सही मायनों में ये महिला सक्षमीकरण का एक ज्वलंत उदाहरण भी है। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि औरतों को आदमियों की तरह फिजिकली स्ट्रांग होना है, हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज बराबर दें। जैसे कि सर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन 2 महिलाओं को चुना जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट थी और उनके कॉम्पिटेंसी पे चुना। मैं ये चाहती हूँ कि हर कंपनी में फीमेल्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपना टैलेंट दिखा सके, ताकि ऑपरेशन सिंदूर की तरह वो भी पुरुषों के साथ इस चाहे वो कंपनी की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, अच्छी तरीके से हम मिलजुल के काम करें। आपके इस मैं वाक्य में जोड़ना चाहूंगा, देश के राष्ट्रपति महिला है, राज्य के गवर्नर के पद पर महिलाएं है। तो ये अभी जो जिस तरह से महिला सक्षमीकरण के धारा में मोदी जी ने जिस तरह से विकास, और उससे सौभाग्य की बात है कि एक आदिवासी समुदाय की महिला कि जल जंगल जमीन हमारा, ये एक वाक्य लेकर देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचती है, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और ये एक रिमार्क बेंच रहेगा कि महिला विकास के लिए कोई रोक नहीं सकता है। अगर महिलाओं में टैलेंट है, मैं आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की कुंचना या किसी तरह का भी कोई बात अपने मन में ना रखे। आप में टैलेंट है तो महिलाएं, हमारी युवती आगे बढ़ सकती है, हर क्षेत्र में अपना नाम कर सकती है। अपने आप को आगे बताने का मौका मत छोड़िए, टैलेंट अपना पूरा आगे लाइए और अपने आप को सिद्धता और सिद्धता के साथ व्यक्त कीजिए। जी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं, अभी भी समाज में वो डिस्क्रिमिनेशन है, तो जो वो बच्चा है जिसको पता ही नहीं है कि मतलब क्या होता है, स्कूल का बच्चा कह लीजिए, कॉलेज का बच्चा कह लीजिए, तो आपको लगता है कि उनका मानसिक संतुलन सिर्फ इस चीज की वजह से वो टैलेंट दब रहा है? हाँ, ये हो सकता है।
और पुरुष प्रधान संस्कृति में अभी भी ऐसी पुरुषी मानसिकता है कि जो को महिलाओं को दबाना चाहती है। लेकिन जिस तरह से अभी मैं यहाँ सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर पुरुषों की और महिलाओं की बात कर रही हूँ। हो सकता है अपने आप में। अभी देखिए, हमें अगर आगे बढ़ना है तो देश के विकसनशील धागों के साथ पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। हम अभी क्या बोलेंगे, आईटी के जमाने में जी रहे हैं। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है। आपके पास में मोबाइल्स आ गए, आपके पास में लैपटॉप्स आ गए, इंटरनेट हमारे पास में, हम पूरे देश को एक आसमान के नीचे देख सकते हैं। तो अपने आप को भी सिद्ध करने का मौका आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे 2025 में मिल रहा है। तो निश्चित ही आपके जो सवाल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि आप में अगर दम है तो शिव खेड़ा जी की किताब आपने पढ़ी होगी। वो कहते हैं कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, वो हर काम अलग ढंग से करता है। तो आपको वो करने की आप में शिद्दत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, सरकमस्टांसेस कुछ भी हो। बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण मैं बार बार देता हूँ कि उनको स्कूल में बाहर बैठाते थे। मैंने टीचर की आवाज उन तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन ये बच्चा जो है, छोटा सा बाल भीम जो है, 10वीं की परीक्षा में पास हो जाता है। और इतना ही नहीं, तो सबसे पहले डिप्राइव्ड कम्युनिटी का एक बच्चा स्टूडेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी लेता है, और पीएचडी होने के पश्चात वहाँ पर, आज मैं गया हूँ कोलंबिया में, वहाँ के जो गेट है, जैसे आप अभी गेट से प्रवेश किया है, तो वहाँ पे गेट के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है। इट्स वेरी प्राइड फॉर द वो है। और आज भी हमारे देखेंगे कि देश की व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर को आदर और सम्मान का स्थान निश्चित ही मिलता है। जिस तरह से उन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है, वो अतुलनीय रहा है। जी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ना कि लोग क्या कह रहे हैं। चाहे आप दलित समाज से हैं, चाहे आप मुस्लिम समाज से हैं, चाहे आप हिंदू समाज से हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर बाबा साहेब कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। आप उनको अपनी इंस्पिरेशन बनाइए और अपने ऊपर विश्वास करके और बस जी जान से मेहनत कीजिए। तो सर, दूसरी चीज़ जो बाबा साहेब ने बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करी, हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन सही है, कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन नहीं सही है, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो कहता है कि मैं रिजर्वेशन की वजह से पीछे रह गया, और जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि हमें नॉर्मल नहीं मिलता तो हमें वहाँ पर मिलना चाहिए। तो आपका इस विषय पर क्या कहेंगे आप? ये एक क्वेश्चन है जी। आप छत्रपति शाहू महाराज जी महाराष्ट्र के बड़े महाराज हो चुके हैं जी। सबसे पहले देश में रिजर्वेशन पॉलिसी अगर किसने लाई है तो हमारे छत्रपति शाहू महाराज जी ने लाई है। वो राजा थे जी। उनके राज्य में वो देखते थे कि एक वर्ग ऐसा है कि जिनको सुविधा नहीं है, जिनके पास पानी पीने के लिए भी उनको झुकना पड़ता है, जिनके पास कुछ सोर्सेस नहीं है। एक वर्ग ऐसा है कि जिसके पास सब है जी। ये व्यवस्था शाहू महाराज जी ने देखी और उन्होंने ठहराव लिया। उन्होंने अपने प्रधान को बुलाकर कहा कि मैं हमारे राज्य में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करता हूं, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शाहू महाराज की रिजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। खुद बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास एसी नहीं था, घर में पंखा नहीं था, घर में लाइट की व्यवस्था नहीं था। पब्लिक लाइट में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण की है। तो उन्होंने वो देखा है, सोचा है, उन्होंने वो महसूस किया। देखो, एक होता है कि महसूस करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना या दूसरों के कहने के ऊपर इम्प्लीमेंट करना। बाबा साहब ने रिजर्वेशन पॉलिसी को उसी को सामने रखते हुए कि ये समाज भी मुख्य धारा में आना चाहिए, मैं कोट कर रहा हूँ, मुख्य धारा में आना चाहिए। उसको भी जल जंगल जमीन का अधिकार है, उसको भी खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, देश में स्वतंत्रता से घूमने का अधिकार है। तो सर, आई एम सॉरी, जब हम अधिकार की बात करते हैं कि उनको अधिकार है, समझ आता है हमें अधिकार है, तो आपको लग रहा है कि वो अधिकार जो दिया जा रहा है वो कॉम्पिटेंसी बेसिस पे दिया जा रहा है या सिर्फ आरक्षण के लिए कि हाँ भाई आप रिजर्व्ड हैं तो आपको दिया जा रहा है? वो किस आधार पे दिया जा रहा है? नहीं, वो जो अगर कोई सक्षम है उसको दिया जा रहा है या किसी को भी दिया जा रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है। ओपन की कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट के बच्चे, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे ओपन में पास हो जाते हैं, उनको रिजर्वेशन चाहिए नहीं होता है। देखो, आपकी बुद्धि, बाबा साहब ने ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपके पास में आपकी बुद्धिमत्ता है तो देश का कोई भी आदमी आपको हरा नहीं सकता। तो ये बात रिजर्वेशन के पॉलिसी में भी लागू होती है कि आपके पास ब्रेन है,
तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास में व्यवस्थाएं नहीं है तो फिर आप रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें उन लोगों का दोष नहीं है कि जो लोग बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ रहे हैं जी, जो ओपन कंपटीशन में भी पास हो जा रहे हैं, जिनको रिजर्वेशन चाहिए नहीं होता है जी, तो ये तो अपने आप में एक, देखो 100 में से 90 मार्क लेना है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट रहे, शेड्यूल ट्राइब रहे, ओबीसी रहे या ओपन रहे, 90 का मेरिट लगा है, चाहे वो कोई कास्ट का है 90 लेता है तो ओपन में वो पास हो जाता है। अगर कोई कम है, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाया है, अगर उसको कम मार्क गिरते हैं, अगर वो आगे बढ़ता है तो ये उसके रिजर्वेशन का फायदा है, तो उसको भी क्या आगे लगता बढ़ने है का कि फायदा। ये अगर हम बात करें 90% की, तो वो रिजर्वेशन उनके लिए 40 वालों को भी वहाँ ले लेना चाहिए, या ये जो रिजर्वेशन है वो 90% जिसके आए हैं उनको ही लेना चाहिए? मैं इसलिए तो उदाहरण दिया आपको, यूपीएससी के रिजल्ट में यही होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, अपने जो शेड्यूल टाइप और इसके ओबीसी के बच्चे हैं, ओपन में भी आ जाते हैं, लेकिन जिनको मार्क कम गिरते हैं वहाँ उनको रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आकर वो पास हो जाते हैं और अपने कैडर में जाते हैं। तो व्यवस्था अच्छी है, बाबा साहब ने व्यवस्था की है कि भाई जो लोग डिप्राइड है वो फायदा ले, जो नहीं है, जो बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप में अनरिजर्व्ड हो रहे हैं, अपने आप में कैलिबर में सामने आ रहे हैं। जी, तो आप यूथ के साथ बहुत काम करते हैं सर, तो मुझे ये बताइए कि आपका व्यू क्या है? आपने क्या देखा है कि जिनको कम सुविधाएं मिलती हैं पैशन उनके अंदर ज्यादा होता है, या जिनको सब सुविधाएं मिलती हैं पैशन उनके अंदर ज्यादा? इसके ऊपर एक स्वामी विवेकानंद जी ने जब जागतिक धर्म गुरु की परिषद में भाग लेने के पहले जी, स्वामी विवेकानंद, आप इमेजिन कीजिए, एक चेहरा याद कीजिए, एक 20-22 साल का लड़का, तथाकथित व्यवस्था, कोई कास्ट नहीं, रिजर्वेशन नहीं, वो जाना चाहता है और यहाँ के लोग उनको कहते हैं कि तेरे को क्या कुछ आता नहीं है, तू कैसे वहाँ रिप्रेजेंट करेगा धर्म, संस्कृति, अध्यात्म को। तो स्वामी विवेकानंद जी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट थे जी। उन्होंने शिकागो के जागतिक धर्मगुरु के परिषद में जैसे खड़े हो गए तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, इस 2 नाम से तालियां गूंजती रही और सारा देश देखता रहा कि यस, दिस इज अ स्वामी विवेकानंद, और उनके नाम से 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये आइडल हमारे सामने होना चाहिए। आज जो युवा है जिस तरह से नशे के हार में जा रहा है, नशे के आड़ में अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशंस आप देखेंगे, निराशावाद जो मन में आ जाता है, छोटे बच्चे जो है सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं। क्यों है? आपको क्या लगता है? ये शॉर्ट सक्सेस जो हमें चाहिए होता है, मेहनत से कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता है, वो पढ़ के कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है, यानी कॉपी करके या शॉर्टकट से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मानसिकता जो है स्टूडेंट्स की, मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मेंबर भी हूँ, स्कूलों में मैं जाता हूँ तो बात करता हूँ बच्चों से, बताता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म का, और हमारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो माहौल आपको घर में मिलता है, जो आपको उसी तरह से वो जाता करते है, हैं, उनका माइंडसेट वैसे ही बन जाता है। तो ये भूमिका जो है हमारे समाज ने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। हमने इसके बारे में सोचना चाहिए और पेरेंट्स ने, हमारे इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, पेरेंट्स भी हमारे बच्चों को श्रम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रैक्टिस करने के लिए देना। आज मोबाइल पे आप देखेंगे, आप आंसर्स आप उनको दे रहे हैं, मोबाइल उनके हाथ में दे रहे हैं, सब कुछ उनको दे रहे हैं। स्पून बेबी की जैसे पहले के जमाने में हम सब पहले हमारे हाथ से करते थे, लेकिन आज वैसा नहीं है। तो ये भी रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे समाज के लिए होगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो सब बात करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप ये कर लो, वो कर लो, बट कोई ये नहीं बताता सर कि करना कैसे है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए कि अगर 12वीं के बाद, वी आर टॉकिंग अबाउट करियर कोचिंग जी, कि उनको कैसे अपना रिजल्ट या अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करना पहले चाहिए? तो मैं सबसे पहले जो पेरेंट्स है, एक प्रेशर रहता है, 10वीं 12वीं आ गई तो मेरे बच्चे ने 90 लेना चाहिए, 80 लेना चाहिए। अरे ये बहुत ज्यादा एम्ब्रेस करने वाला और प्रेस करने वाला मुद्दा जो है हमारे आज की युवा पीढ़ी झेल रही है। आप देखेंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी 10वीं फेल है, हो चुके हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बने। 10वीं फेल लोग हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो इनका भी हमने आदर्श सामने लेना चाहिए। मैं अब्दुल कलाम जी की बात करना चाहूंगा, जो कि देश के बहुत एक आइडल और विजन राष्ट्रपति जी थे। तमिलनाडु के रामेश्वरम नाम के गांव में एक छोटा सा लड़का जो है पेपर बांटने का काम करते थे। पेपर बांटने के बाद वो अपना जीवन यापन करते थे। तो आज की जो युवा पीढ़ी, उन्होंने सोचना चाहिए कि हमारे जो आइडल्स है, एक तो पहले हमारे आइडल्स कौन होने चाहिए। आज की युवा पीढ़ी जो आइडल्स मानते हैं, सलमान खान, वो कौन मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन एक 2-4 नाम मेरे मुंह में रहते हैं, लेकिन ये आइडल्स उनके
मैं तो पहले मेरी युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगा कि हमारे आइडल्स पहले तय करो कि हमारे आदर्श कौन है। हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर होने चाहिए, हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज होने चाहिए, ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया, जिसने जो ब्रिटिशर सेना व्यवस्था थी वो हमारे शिवाजी महाराज का एक कौतुक करते हैं, उनका गौरव और प्राइड महसूस करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले आरमार व्यवस्था जो समंदर पर सेना की व्यवस्था है उसके वो जनक रह चुके हैं। अपने देश में आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं। उनके राज्य में किसी महिला की तरफ तिरछी नजर से देखने पर हाथ कलम करने वाले शिवाजी महाराज है। हमारे वो आइडल क्यों नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी हमारे आइडल क्यों नहीं है? आई थिंक लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो देयर नेम आल्सो। तो हम मतलब ये हमारे पेरेंट्स की गलती है ना। हम टीवी का रिमोट देते हैं, लगा देते हैं सलमान खान को, हम क्यों नहीं उसके हाथ में बुक देते हैं स्वामी विवेकानंद जी की? हम बाबा साहब की जीवनी का क्यों बुक नहीं देते हैं? हम सावित्रीबाई फुले का महिलाओं ने पढ़ना चाहिए, हर एक महिला ने सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं अहिल्यादेवी होळकर जी का पढ़ना चाहिए, बहुत इंस्पायरिंग है। झांसी की रानी का पढ़ना चाहिए। तो ये अगर पढ़ेंगे ना तो अपने आप में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये जो अंदर से जो आवाज आनी चाहिए ना वो हमारे युवाओं में आ नहीं रही है, तो वो आएंगी तो देश में बदलाव जरूर आएगा। और मैं पॉजिटिव वे से चलता हूँ। मैं देश का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हूँ। मैं यूथ पॉलिसी में ये बात हरदम कहता हूँ कि भाई देश के आइडल को सामने रखो और अपने आप में उसको आत्मसात करने का कोशिश करो, अपनी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। तो सर जैसा आपने कहा कि आप आइडलाइज कीजिए किसी को, तो अगर किसी बच्चे ने आइडलाइज कर लिया, वो अच्छा भी है एंड टैलेंटेड भी है, बट ऑप्शंस आजकल बहुत सारे हैं, तो वो ऑप्शन किस तरह से चूज करे और उसके लिए क्या प्रक्रिया है कहीं भी जाने के लिए? मैं तो हमारे सब युवाओं से कहना चाहूंगा, तुम्हें अंदर से क्या लगता है कि मुझे अंदर से क्या होना चाहिए? ओके। पिताजी कह रहे हैं मुझे डॉक्टर होना चाहिए इसलिए मत बनिए, तो उस माँ कह रही है कि आप इंजीनियर बनो, नहीं, आपको लगता है कि मैं अच्छा आर्टिस्ट हो सकता हूँ, माई सेल्फ विल बी द गुड आर्टिस्ट, तो आपने वो होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं आपको कहूँ कि वो बात नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से, कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है आज के पेरेंट्स एंड बच्चों में। तो क्या, बिकॉज मैं एक कोच हूँ, मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं कॉलेज के या स्कूल के, वो चाहते कुछ और हैं लेकिन वो फंसे हुए हैं। बराबर। उनके मम्मी कुछ और चाहती हैं, पापा कुछ और चाहते हैं, और वो बच्चा बेचारा बीच में ऐसे फंसा हुआ है कि कहाँ जाए। कंपटीशन की भावना अपने बच्चों से छोड़ देना चाहिए। बाजू वाला बच्चा एमबीबीएस कर रहा है इसलिए मेरा भी बच्चा एमबीबीएस करना चाहिए, बाजू वाला बच्चा इंजीनियर कर रहा है मेरा भी बच्चा इंजीनियर करना चाहिए, छोड़ दीजिए। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, आज आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि आज खेल के क्षेत्र में भी हमारा जो देश आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो अगर एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छी बात है। आप ये प्रोफेशन मत चुनिए कि भाई गिने चुने जो नाम आपके सामने है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो है एमबीए करके आप अच्छा कर, लेकिन आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। उससे भी पहले मैं जाके कहूंगा, सबसे पहले आप देश के अच्छे नागरिक होने की कोशिश कीजिए। दिस इज ए इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी कंट्रीब्यूट फॉर योर नेशन बिल्डिंग। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। ये अगर हम कर लिए हमने, तो हमारा जीवन जो सफल है। बाकी बच्चे अपने अपने करियर के साथ ओरिएंटेड कीजिए। मैं तो बच्चों को कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीएससी में आइए। आप में दम है, आप कर सकते हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आइए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, आईआरएस बनिए। देखिए फिर रुतबा क्या होता है। आप डॉक्टर बन के सेवा करेंगे, लेकिन जो एक आईएएस के माध्यम से समाज की सेवा करेंगे, वो सेवा अलग होती है, क्योंकि आपके हाथों से एक पूरा जिला आपके पास में रहता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। ये आईएएस की जो आपने बात कही, अब कुछ लोगों को प्रोसेस ही नहीं पता। वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पीपल डोंट नो अबाउट दिस। कुछ लोगों को पता है जो बचपन से ही, जो सेम फैमिली से बैकग्राउंड, जहां तक मैंने देखा है कि जिनके मम्मी पापा या कोई फैमिली में आईएएस है वही जाता है, बाकी लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो आप बताना चाहेंगे कि उसके लिए क्या मतलब कौन से सब्जेक्ट्स जरूरी हैं और कब से ध्यान रखना कि अगर आपने आईएएस बनना है, अगर आपने यूपीएससी में जाना है तो ऐसे करना है, सीढ़ियां, कुछ 4-5 स्टेप्स। अच्छा, मैं तो चाहूंगा कि जब आप स्कूली शिक्षा में शुरू करते हैं, तब से आपने अपने बच्चे को विजन देना चाहिए। अगर आपका बच्चा कर सकता है, आपके बच्चे में टैलेंट है, तो उसको आईएएस की तैयारी करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने का मौका जरूर देना चाहिए। और कॉलेज में भी आप पढ़ेंगे तो उसमें जब सब्जेक्ट्स आप लेते हैं
तो आप यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्ट लीजिए, आपकी पढ़ाई उसमें हो जाएगी। प्री पास करना, मेंस है, इंटरव्यू, ये सब आपको यानी बहुत संघर्ष की एक ये है, यात्रा है। ये करने के लिए बहुत पेशेंस भी चाहिए। हजारों लोग, लाखों लोग आप देखेंगे हमारे दिल्ली के करोल बाग में या राजेंद्र नगर में हजारों स्टूडेंट जो है आस लगा के गांव से बोरी बिस्तरा बांध कर यहाँ पे आते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मेहनत कम गिरती है, हम में जो कमियां हम उसको पूरी नहीं कर पाते, इसलिए वो सपना पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से कहना है कि आपको अगर तैयारी करना है तो आप नीचे ग्राउंड लेवल से तैयारी कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़िए, रोज के इंग्लिश के जो पेपर न्यूज़पेपर से उसको पढ़िए, करंट अफेयर्स को आप साथ में रखिए, आपके विजन को आप पक्का बना के रखिए, तब जाके आपको जरूर मौका मिलेगा। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी सबसे पहले, जैसा कि सर ने कहा, कि आइडलाइज कीजिए, अपना एक गुरु चुनिए, उसकी जीवन रेखा पढ़िए और उसके हिसाब से अपने माता पिता से हेल्प लेके उसी राह पे चलिए। और अगर आप सक्षम हैं, आप में टैलेंट है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा सर ने कहा कि सिर्फ टैलेंट ज़रूरी है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों पे प्रेशर मत डालिए, उनको एक अच्छा इंसान बनाइए। तो सर, जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो आपको क्या लगता है कि हमें किसको एजुकेट करना चाहिए ताकि सबको शिक्षा मिले? स्पेशली मैं बात कर रही हूँ फीमेल चाइल्ड की। हमारी जो संस्कृति है, हम जिस संस्कृति में हमारा परिवेश होता है, तो उसमें हमें घर से ही शिक्षा दी जाती है। मैं चाहूँगा कि मूल रूप से जो घर में हमें शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। पर्दा प्रथा बंद कर देनी चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए घर के लोगों ने सोचना चाहिए। अभी तो जिम्मेदारी हमारी भी इतने भारतीय नागरिक के रूप में है कि हम लोग आज महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे। इस पुरुष प्रधान संस्कृति में आज महिलाएं जहाज चला रही है, सुनीता विलियम जैसी स्पेस में जाकर रह रही है, तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। तो हमने भी हमारे गांव देहात में अंतिम छोर में रहने वाले परिवार के लोगों ने ये सोचना चाहिए कि सुनीता विलियम्स अगर ये काम कर सकती है तो मेरे घर की बेटी अगर शिक्षा ग्रहण करेगी तो अपने मुकाम पर निश्चित ही पहुंचेगी। जी, कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई बच्चों को आनी चाहिए, स्कूल लेवल से बच्चे सीखने चाहिए कि हमें कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दिए, हमें कैसे हमें अधिकार दिए है कि ये संविधान की बात करें या कुछ अपने अधिकारों की बात करें, ये पेरेंट्स का दायित्व है कि वो अपने बच्चों में बचपन से ही ये चीज़ डालें कि कुछ चीज़ें, जैसे कि आपने अपने हक के लिए बात करनी है, दूसरा आपने दबना नहीं है और आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, तीसरा कि अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से अच्छा रखें। आज की अगर हम बात करें तो पोल्यूशन, पेड़ कटते जा रहे हैं, बिल्डिंग बढ़ती जा रही है, तो बच्चों को पेड़ क्यों जरूरी है वो उगाना और उनकी केयर करना, आई थिंक मुझे लगता है कि वो बचपन से ही उनको अगर सिखा देने चाहिए, तो वो संस्कार, आपको लगता है कि अगर कुछ 6-7 चीजें जो मैंने अभी बोली, ऐसा अगर हम बचपन से ही बच्चों को सिखा दें तो शायद जो एक इंसान बनेगा वो बहुत अलग लेवल का बनेगा। डेफिनेटली बनेगा। आपका अच्छा क्वेश्चन है कि ये आवश्यकता आज के समाज में है। हमने बचपन में ही बच्चों को यह सीख देनी चाहिए कि बेटा हमने एक पेड़ जरूर लगाना है, पेड़ को बचाना है, उसको संजुना है और पेड़ ही हमारे जीवन रक्षक है। देखिए आज की जिंदगी में आप सब ले सकते हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन आप हवा नहीं खरीद सकते हैं। ये जो अभी कोविड में हमने सब पता चला जो नेचर ने हमारे ऊपर जिस तरह से हमें बताया, हमें फिर देखो किसी भी चीज की लिमिट होती है, आप किसी भी चीज को जितना दबाएंगे उतना ओवरऑल वो बाहर आता है। आज हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम हमारी औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमारी अधोगति भी हो रही है। हम पेड़ काट रहे हैं, जंगल हमारे साफ हो रहे हैं, जंगल के जो प्राणी हैं, जो पशु पक्षी है, उनके रहने के लिए जगह नहीं, वो मानव बस्ती में आ रहे हैं या लोगों के बिल्डिंग्स में आ रहे हैं, जगह पे जा रहे हैं। तो ये हम हमारे हाथ से ही हम हमारे हाथ को काट रहे हैं। तो मेरी आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आह्वान रहेगा कि हम बचपन में ऐसे संस्कार हमारे बच्चों को दे जो कि देश के विकास के लिए एक निश्चित ही भागदौड़ के रूप में काम आए। और चाहे वो पेड़ लगाना हो, चाहे वो रक्तदान हो, चाहे अवयव दान हो, चाहे वो गरीब लोगों की मदद करना हो, चाहे हमारे माता पिता की सेवा करना हो। आप देखेंगे आप कि मैं हप हो जाता हूँ, मैं आश्चर्यचकित होता हूँ और मेरे आंखों से आंसू भी कभी आते हैं कि जो आप
एक मदर है तो आप समझ सकती है कि जो छोटा बच्चा हमारे माँ बाप जिस तरह से पालते हैं और जब वो जवान हो जाता है, शादी हो जाती है, तो हम उसे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। इट इज़ अ स्टैंडर्ड मेंटेलिटी ऑफ सोसाइटी। यानी मैंने ऐसे गंभीर विषय को छेड़ा है, अभी आप उसको पता नहीं मैं कैसे उसको बयां करूं कि मन कैसे हो जाता है आज के बच्चे का या बच्ची का कि मेरे पिता को माता को मैं इसमें डालूं, वृद्धाश्रम में डालूं। हालांकि हमारी संस्कृति माता पिता की शरणम सेवा संस्कृति है जी, तो हम हमारी संस्कृति का पालन ही नहीं कर रहे हैं। हम हमारे पैसे के लिए, लोभ के लिए माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। जिस माता पिता ने हमें पूरी जिंदगी समर्पित होकर दी है, अपने लिए फटी साड़ी रखती है, अपने लिए फटा पैंट बाप रखता है, और हमारे बाप को हम एक शब्द में कहते हैं कि पापा मैं कल से आपको वृद्धाश्रम में छोड़ रहा हूं, तो ये मन उस बाप का किस तरह से होता होगा, या बेटे का वो मन किस तरह हो रहा है, यह भी समाज में आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सोचने की, और दर्शकों से मेरा प्रश्न है कि प्रभु राम का गुणगान हम कर रहे हैं, हमने राम का मंदिर बना दिया है, लेकिन हम राम के संस्कार को भूलते जा रहे हैं। हम उस संस्कार को भूलते जा रहे हैं जो संस्कार हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है। आज की पीढ़ी चाहे वो किसी भी कंप्यूटर, आप स्पेस पे चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, लेकिन माँ बाप का प्रेम जो है, यानी घर पे आने के बाद आपके शरीर में एक छोटी सी खरोच भी आती है ना, तो माँ दौड़ कर डेटॉल क्या करूँ क्या ना करूँ, वो माँ तरस जाती है कि मेरे बच्चे को लगा है। तो हमारा मन कैसा सचित जाता है कि हमारे माता को हम वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। मैं ऐसे लोगों का आपके चैनल के माध्यम से धिक्कार भी करूंगा, चाहे वो कितने बड़े लोग हो। तो आपको क्या लगता है, मुझे लगता है क्यों करते हैं वो, इसके पीछे आपको क्या लगता है? इसके पीछे लगता है कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए होता है, स्वतंत्रता चाहिए होती है, उनके कुछ ख्वाब होते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ इंडिपेंडेंस चाहिए कि अपने माँ बाप को बाहर कर दें, यही होता है। उसका स्पेस आज हमारा जो हर एक युवा है, युवती है, वो ढूंढ रही है। शादी होने के बाद तो ज़्यादा अपना स्पेस वो ढूंढते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि हमारे घर में हमारे माँ बाप है जिन्होंने हमें अपना जीवन समर्पित किया, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। अरे वो क्या मांगते हैं आपसे? वो आपसे पैसा नहीं मांगते, वो आपसे कुछ सोना जेवर नहीं मांगते, वो आपसे प्यार मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बच्चा शाम को आए और मुझे पूछे कि माँ कैसी है तू, इस शब्द के लिए वो तरसते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता को भूलकर आज का जो ये परिवेश चल रहा है वो बहुत ही घातक है। आने वाले समय में मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी विदारक व्यवस्था देश की होने वाली है, और मेरा स्टेटमेंट है इस तरह से अगर समाज आगे बढ़ेगा तो समाज में प्रभु राम के जो विचार है वो जीवंत नहीं रहेंगे। तो आपको लगता है कि कनेक्शन नहीं बन पाया बच्चों का अपने माँ बाप से, इसलिए वो उनसे दूर रहना चाहते हैं? क्योंकि अगर माँ बाप जब उनको जरूरत थी बच्चों को, नहीं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं एक पेरेंटिंग कोच भी हूँ, तो अभी जो मैं देख पाती हूँ कि माँ बाप दोनों बिजी हैं, ठीक है, पिता परिश्रम करके पैसा कमाने में बिजी है, माँ अपनी अलग वो भी कमाती हैं और उनकी भी घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, तो जो बच्चा है वो निग्लेक्ट हो जाता है। तो वो सीख ही नहीं पाता कि कनेक्शन कैसे बनाना है और एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि उसे नहीं दिखाई दे रहा। नौकर बच्चों को पाल रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी में आपको लगता है कि ये बच्चा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगा या उनको अपने साथ रखना चाहेगा? नहीं, ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ तो मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके साथ कनेक्शन भी रखना चाहिए, उनको वो वक्त दें और टाइम दें, और बच्चों ने भी समझना चाहिए मेरी माँ अगर आप गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में जिस तरह से मेहनत कर रही है, व्यवस्था के साथ जूझ कर वो काम कर रही है, वो वेदना संवेदना बच्चे के मन में आनी चाहिए कि माय मदर इज वर्किंग देयर। पर वो कैसे पता चले जब तक वो बात नहीं करेंगे? कम्युनिकेशन होना है, पर आपका सही ह्यूज गैप बिटवीन कम्युनिकेशन होना चाहिए, बात होनी चाहिए, हमारे बच्चों को समझना चाहिए, परिश्रम का वैल्यू वो लोगों को बच्चों को समझना चाहिए। ये करने के लिए हमारे बच्चों ने संवाद, कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। देखो एकांतवास और एकांतवास के बाहर आकर भी बच्चों का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं विश्व होता है, उस विश्व को भी पेरेंट्स ने समझना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारी संस्कृति हमें क्या कहती है, रामचरितमानस हमें क्या कहता है, हमारे धर्मगुरु ने हमें क्या कहा है, हमारे बड़ों ने हमें क्या कहा है, ये भी बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है, ताकि उसकी भावना जो है वो उसके मन में जिंदा रहे। सर मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, बट मेरा थोड़ा सा ओपिनियन डिफर है कि जब हम राम युग की बात करते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत अलग था। हम अगर आज की बात करते हैं तो माँ बाप
रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों की सोच के लिए कि वो क्या दे रहे हैं, एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर घर में कैसा है, क्या कल्चर दे रहे हैं, उसी के हिसाब से बच्चा पनपता है। एक वही बच्चा है जिसके माँ बाप टॉक्सिक रिलेशन में हैं और वो बहुत अच्छा बन जाता है। एक वही बच्चा है जिसके माँ बाप टॉक्सिक रिलेशन में हैं और वो और भी टॉक्सिक बन जाता है। तो आपको क्या लगता है कि हमें समाज के सुधार के लिए स्कूल्स में कुछ ऐसा कोर्स ऐड करना चाहिए जहाँ पे वो उन्हें सिखाए कि माँ बाप और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कैसे इनकलकेट करें और अच्छी तरीके से बढ़ाएं? गुरुकुल स्कूल उसका एक प्रमाण है जी। अभी लोग गुरुकुल स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न स्कूल को छोड़ के हम हमारे पुरातन, देखो हम फिर से पीछे आ रहे हैं जी। अभी हम फिर से हमारे पुरातन संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो घूम के वहीं से लेकिन वहीं आ रहे हैं और पृथ्वी का जो लाना चाह रहे हैं, क्योंकि समाज को पता चल गया है कि हम मॉडर्न युग में जितना जाएंगे, जितना हम माँ बाप को उस युग में देखेंगे, उससे अच्छा हम इस युग में काम करेंगे तो हमारे लिए वो फायदेमंद है। तो मेरा ये कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से माँ बाप के लिए आपका क्या मैसेज है? मतलब माँ बाप तो भगवान है। मैं तो बच्चों से कहूंगा कि चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे दोनों बिजी है नहीं है, लेकिन आपने अपना समर्पण का भाव अपने माता पिता के लिए रखना चाहिए, क्योंकि वो दिन भर बाप काम करता है केवल बच्चों के भविष्य के लिए, दिन भर माँ तपती है बच्चों के भविष्य के लिए। चाहे वो आपसे कम्युनिकेट कम हो, लेकिन आपने उसके चेहरे के भाव को समझना चाहिए, उसके चेहरे के मुस्कान को समझने की भूमिका आज इसीलिए तो इमोशन वैल्यूज नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे। अरे माँ बता रही कि मुझे बेटा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बट माँ बता ही तो नहीं रही। प्रॉब्लम सर मुझे ऐसा लगता है ये है कि माँ बाप उनको बता नहीं रहे कि वो क्या फील कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को पता ही ना चले कि हम किस जर्नी से गुजर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे यंगस्टर्स को कि प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज़ अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आपकी जर्नी क्या है, क्योंकि पहले का टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं बाहर जाकर, आकर अपने बच्चों के साथ बैठिए, उन्हें बताइए कि मेरे साथ दिन में क्या हुआ, मेरा दिन कैसा गया और मुझे वक्त चाहिए, और उनके साथ उनकी तरह वक्त बिताइए। आपका 1 घंटा हर दिन अगर आप बच्चों के साथ बिता लें तो जैसे हम बात कर रहे हैं वृद्धाश्रम कम हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं और हम बहुत मैकेनिकल होते जा रहे हैं। हम वो भाव नहीं रख रहे हैं आजकल, बस एक फॉर्मेलिटी चल रही है कि ठीक है माँ है बाप है इतना है, बस हेलो मम्मी ठीक हो, लग गया। लेकिन मम्मी को अंदर से वेदना हो रही है, पिताजी को अंदर से भाव नहीं आ पा रही है, समझ नहीं पाएगा बच्चा। और बच्चा इतना बिजी हो गया है कि वो अपने ही कामों में इतना बिजी है, हालांकि वो काम इम्पोर्टेंट नहीं है जी। तो वो अपने कामों में इतना बिजी हो गया है कि अपने माँ बाप को क्या चाहिए, अपने माँ बाप भी अपने से बात करना चाहिए, वो भी कम्युनिकेट करना चाहते, ये भी समझने की आवश्यकता आज के समाज ने है। तो एक बहुत अच्छा एक आई थिंक EQ हमें उसके सेशंस ज्यादा करने चाहिए ताकि वो समझे एक दूसरे के भाव को। डेफिनेटली जी। सर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो आपने कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं वो आगे लाइफ स्किल की अगर हम बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाइफ स्किल का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ना हम बताते हैं कि फेलियर से कैसे डील करें। तो आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारी किताबों में ऐसा एक कोर्स होना चाहिए बहुत ही बच्चे मतलब छोटी उम्र से, ताकि उन्हें फेलियर को एक्सेप्ट करना आए। बराबर मेजर चीजें वही हैं। ये चीजें हमारे घर में होती थी पहले, लाइफ स्किल हमें घर से पढ़ाया जाता था जी। आज जैसे आपने कहा कि बच्चों के माता पिताओं के पास टाइम कम होने के कारण वो लाइफ स्किल हमें कम मिल रहा है। तो एजुकेशन में ऐसा बदलाव भी, आपने कहा कि वैसा बदलाव भी आना चाहिए, हमारे लाइफ स्किल को भी जोड़ना चाहिए, इमोशनल वैल्यूज को भी उसमें लाना चाहिए, ताकि बच्चा रोना भी चाहिए ना, बच्चे को डांटना भी चाहिए, बच्चे को समझना भी चाहिए कि हमें क्यों डांट मिली, हम क्यों रो रहे हैं। तो ये जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो भी आज की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा घातक रूप से सामने आ रहा है, तो वो भी होना चाहिए। और कुल मिला के हमारी जो पुरातन शिक्षा व्यवस्था है उसकी ओर हमें बढ़ना है, और सरकार काम भी कर रही है उस तरफ। हम गुरुकुल हम ला रहे हैं, यानी सरकार ने गुरुकुल को इंट्रोड्यूस किया, उसी गुरु द्रोणाचार्य स्कूल है जहाँ बच्चे खुद इसके गुरु के साथ पढ़ते हैं। तो ये भी व्यवस्था हमारे देश में परिवर्तन ला सकती है, ऐसा मुझे लगता है।
हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शुरू से ये शुरू कर दें तो फेलियर को कैसे लेना है, अगर बच्चों को ये आ जाए तो जितनी भी सुसाइड्स हो रही हैं शायद वो बच जाएं, कम हो जाए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि खत्म हो जाए, बट कम हो सकती है। सो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप बाबा साहेब के बहुत बड़े फैन हैं। yes. और बाबा साहेब तो पूरी दुनिया जानती है कि बाबा साहेब कौन है। सो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जहाँ आप आज हैं वो डेस्टिनी है या आपकी चॉइस है? नहीं, ये तो बाबा साहब की देन है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कि भारत के संविधान निर्माता है, और बाबा साहब ने जिस तरह से संविधान लिखकर हम सब लोगों को एकता, अखंडता और बंधुता में बांटने की पिरोने की कोशिश की है, वो उनका एक सौभाग्य है कि जिनके माध्यम से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। भारत का संविधान परमोच्च है, भारत का संविधान सर्वोच्च है, और भारत का संविधान ही इस देश को चला सकता है, इस देश के विकास के लिए क्या कहते हैं उसको, कारणीभूत हो सकता है। तो इसलिए संविधान से परे तो कोई हो नहीं सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर मेरे लिए हरदम आइडल रहे हैं। भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ, भगवान से भी ऊपर का दर्जा मैं बाबा साहब को देता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम आज आपके साथ में इस पॉडकास्ट में नहीं होते। ये मैं बड़े गंभीर वाक्य के साथ कह रहा हूँ, और वो उसका विषय भी इसी तरह का है, क्योंकि शिक्षा, संगठन और आत्मनिर्भरता सिखाने की बात बाबा साहब ने की है। और बाबा साहब खुद एक आइडल रहे हैं कि जिनके बारे में बात कहूँ तो ये पूरा पॉडकास्ट कम गिर जाएगा। यानी 2 साल 11 महीने 17 दिन का तप करके सिंगल हैंडेड बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो भी अपने हाथों से लिखा है। आप देखेंगे कि भारत के पार्लियामेंट में उसकी मूल प्रति भी, जिस हाथों से बाबा साहब ने संविधान लिखा है, वो अवेलेबल है। आप सोच सकते हैं कि 2 साल के तप में बाबा साहब ने कितना संघर्ष सहन किया होगा। और हम लोगों के लिए, जो कि हम लोग जो बटे हैं, जो अलग अलग विचारों के हैं, धर्म से है, पंथ से, उनको एकता में लाने की कोशिश बाबा साहब ने की है। तो सही मायने में उनका उपकार हमारे ऊपर बहुत है। मेरे ऊपर क्या, देश के हर एक नागरिक के ऊपर है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत सी सुविधाएं, बहुत से कर्तव्य, बहुत से अधिकार। आप देखेंगे कि हमारी चोरी अगर होती है तो उसके ऊपर एफआईआर करना, उसके ऊपर आप अपना अधिकारों के माध्यम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना, ये सब बातें जो है ये बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दी है। तो इसलिए उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में रहा है। जी, तो मनीष जी, वो कौन सा क्षण था जहां आप एक नॉर्मल जीविका से इस प्रोफेशन में आए, जहां आपने पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिया समाज के लिए? मैंने बचपन में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज में पढ़ते वक्त मेरे पास लाइब्रेरी हुआ करती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय मैं उस किताबों के साथ और किताबों के सानिध्य में रहा हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवनी में साल के 18वें साल में मैंने पढ़ी, और मैंने सोचा कि एक आदमी अगर इस देश में रिवोल्यूशन ला सकता है तो मैं उसका एकमात्र फॉलोअर तो हो सकता हूँ, उनके विचारों, सिद्धांतों को अपना तो सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम समाज में जो अंधकार है, समाज में जो कुरीति है, समाज की जो प्रथाएं है, जो समाज के विरोध में चल रही है, उसको रोकने का काम हम कर सकते हैं। तो हमने इस तरह का प्रयास किया। और जब मैं यूथ आंदोलनों में मैंने भाग लिया, जहाँ यूथ के लिए मैंने काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, पुरुषों के लिए काम किया, जो सोसाइटी आज तक जिनके पास सरकारी योजना नहीं पहुँचती थी उन तक पहुँचाने का काम किया। मैंने ट्राइबल एरिया में भी काम किया, मैंने शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ काम किया। एक व्यवस्था इस देश में ऐसी रह चुकी है कि आप किसी के हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं। तो ये भी व्यवस्था हमने दूर करने के लिए प्रयास किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबको एकता में बांधता है। इस देश के अगर बड़े लोग भी है और छोटे लोग भी है, उन सभी को एकता के एक सूत्र में बांधने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। इसके लिए उनका प्रचार और प्रसार करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, और मैंने वो किया। और समाज में जितनी भी ये कुरीतियाँ है उसको हटाने का प्रयास किया। और उसी के माध्यम से मुझे 2009 और 10 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, जो एक बड़ा गौरव का बात होता है, सम्मान की बात होती है कि हमारे घर में तो ऐसा आज तक कि कोई फ्लाइट में नहीं बैठा था, लेकिन जब मुझे पुरस्कार मिला तो मुझे हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में पुरस्कार दिया गया। वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की और गर्व की बात रही है। तब मैंने चढ़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी को दिल से थैंक्स किया कि ये सौभाग्य आपके माध्यम से, ये जो आज मुझे सम्मान मिल रहा है आपके माध्यम से, मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बैठ रहा हूँ, ये बाबा साहब की देन है। और आप भी आज महिलाओं के रूप में, बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की भूमिका पहले बाबा साहब ने रखी। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल रखा था उस समय में जब
महिलाओं को बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में हिंदू महिलाओं के स्वतंत्रता के लिए हिंदू कोड भी लिखा है, आप बुक में पढ़ लीजिए। मैं तो पीएचडी किया हूँ, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आप में ध्यान में आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक प्रेग्नेंट महिला है उसको भी उसके वेतन का मान मिलना चाहिए, उसकी रोजी मिलनी चाहिए, इसकी व्यवस्था भी बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के प्रति की है। और स्वतंत्रता भी महिलाओं को देने का सौभाग्य बाबा साहब जी ने दिया है। तो ये उनका बहुत बड़ा विजन रहा है इस देश के प्रति। जी, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम बाबा साहब की बात करते हैं और अधिकार की अगर हम बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की, तो आई थिंक उनसे ज़्यादा किसी का कंट्रीब्यूशन महिलाओं के अधिकार में है ही नहीं, अभी तक तो नहीं है, नहीं है, आगे का मुझे पता नहीं। सो पहली जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो आपको लगता है कि जिस विजन से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा का महत्व लिखा था कि ये बराबर हैं, क्या अभी भी वो बराबरी मिलती है? नहीं मिल पा रही है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, देश में महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रति पहला अगर किसी ने द्वार खोला है तो वो सावित्रीबाई फुले जी ने खोला है जी। कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, रिजर्वेशन उनको 50% मिलना चाहिए। बाबा साहब तो पहले कह रहे थे, आज हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि तथाकथित समाज व्यवस्था नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाएं उन्हें पुरुषों के साथ आकर काम करे। लेकिन बाबा साहब एक अकेला ऐसा आदमी था जो हर वक्त अपने भाषणों में, संभाषणों में, किताबों में महिलाओं के विकास के लिए लिखते थे, बात करते थे। और कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिसके माध्यम से महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए, आप देखिए, आपको अगर दहेज की प्रताड़ना होती है तो कानून लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय लिखा है कि 498 कानून लगाइए, अगर उसे पैसे मांगती है, उसे आप हरास करते हैं, आपको अगर उसको तकलीफ हो रही है तो महिलाओं को भी अपना अधिकार है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए कि प्रॉपर्टी में भी समान अधिकार शादी के बाद भी आप महिलाओं का रहेगा। तो ये देन बाबा साहब अम्बेडकर के ऐसे में मानता हूँ। सर मैं ये चाहूंगी कि आप हमारी युवा पीढ़ी को अपनी तरफ से कुछ मैसेज दीजिए, और आपके जो प्रोग्राम चल रहे हैं युवा पीढ़ी के लिए, वो अगर आप बताना चाहें तो मैं कैसे एनरोल कर सकते हैं आपके साथ? मैं तो युवाओं के लिए काम करता हूँ, स्पेशली जो बच्चे समाज में कुछ नया करना चाहते हैं और नशे से दूर रहना चाहते हैं। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के, अगर ज़्यादा ही आपको नशा एडिक्ट करता है या कुछ प्रॉब्लम है तो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की नशा मुक्ति केंद्र आपको हर एक ज़िले में आज है, वहाँ पे जाके आप अपना काउंसलिंग कर सकते हैं, वहाँ जाके आपको रिहाब में जाके आपको ट्रीटमेंट भी मिलता है। तो सर जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप 4-5 टिप्स कुछ हमारी युवा पीढ़ी को दे दीजिए। मेरे सभी युवा भाइयों से अनुरोध है कि कभी भी जिंदगी में हार मत मानना, और कभी भी आपको हार मिली तो उससे कभी थकना नहीं, वो आपके लिए लेसन होगा। तीसरा मैं चाहूँगा हर काम को चैलेंज की तरह स्वीकार कीजिए। चौथा मैं कहूँगा कि हर काम को आप अलग ढंग से करने की कोशिश कीजिए, वो क्या कर रहा है उसकी तरह मत कीजिए, मुझे क्या करना है, आपके दिल से जो आएगा। और पांचवा, अपने आप पर विश्वास रखिए और आप निश्चित ही जीवन में एक सफल युवा के रूप में सामने आएंगे, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। धन्यवाद। जय हिंद। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि सर ने कहा कि सब युवा, और ये युवा की बात नहीं है, ये हर इंसान की बात है कि हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने आप को डेली इम्प्रूव करना है। हमारा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, हमारा कंपटीशन खुद हमारे साथ होना चाहिए कि मैं पहले क्या था और आज मैं क्या हूँ। और जैसा कि सर ने कहा, बहुत ही खूबसूरत बात कही कि आपके आइडल कौन है वो बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ को बनाने में। तो अच्छे आइडल्स चुनिए और अच्छे गुरुओं का चुनाव कीजिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है, उसे बर्बाद मत कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए समाज के लिए। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समाज सिर्फ हमसे ही बनता है। अगर हर एक इंसान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है अपने समाज को खूबसूरत बनाने के लिए, तो शायद हमारा समाज बहुत ही खूबसूरत बनेगा, जहाँ पर नशा मुक्ति समाज और जहाँ पर एजुकेशन से एम्पावरमेंट हर किसी को मिलेगी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के और बिना किसी रिजर्वेशन के। क्योंकि हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी लेवल पे। आप अगर सक्षम हैं, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, आप अगले नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं। तो बस अपने आप पे ध्यान दीजिए। दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स।
watching us. And sir, thank you so much. धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज आपसे जाते बात जाते मैं करके। कहना चाहूँगा कि वॉइस विद सिमरन का ये चैनल जो है लोगों को आगे बढ़ाना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज आप बनाने के लिए इनको मदद कीजिए। निश्चित ही समाज में बदलाव लाने का सिमरन जी का छोटा सा योगदान इस चैनल के माध्यम से रहेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much.